हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल के ड्रामा म्यूजिक। आज हम देखने वाले हैं द किंग अटेंडेंट मोनार्च का एपिसोड नंबर 8। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जंग 12 एक हेल्थ सेंटर में कुछ इन्वेस्टिगेट करने जा रही होती है। जब उसका ध्यान अपनी आईडी पे जाता है तो उसे याद आता है कि लास्ट टाइम उसने किंग से पूछा था क्या उसकी शक्ल का कोई हमशक्ल किंगडम ऑफ कोरिया में है। पहले तो किंग थोड़ा कतराता है, लेकिन आखिर में उसे बताता है कि शायद उसकी हमशक्ल वहाँ मौजूद है। यहाँ जंगतुअल सोचती है ये पैरेलल वर्ल्ड और हमशक्ल, और जब उसका वो आईडी चोरी हुआ ये सब बहुत अजीब है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लीरिम अपने सीक्रेट रूम में जाता है जहाँ पर वह फ़ोटोज़ रखता है। उनमें सिंजे की फ़ोटो भी होती है जिसमें सिंजे के साथ जंगतुएल होती है। फिर दिखाया जाता है लीरिम किंगडम ऑफ कोरिया में उस बुक स्टोर में जाता है जहाँ पर महल की दासी उसे एक बुक में महल की जानकारियाँ देती है। उसमें देखते हैं कि उस बुक में उसे एक आईडी मिलती है, और जब वो आईडी की रैंक देखता है तो वो झट से समझ जाता है कि ये रिपब्लिक ऑफ कोरिया की है और किंगडम ऑफ कोरिया की नहीं। तभी उस स्टोर को संभालने वाला लीरिम का वफादार कहता है ये लड़की तो लूना है, ये यहाँ काफ़ी फेमस है, चोरी चकारी कोई भी काम हो ये पैसों के लिए कुछ भी काम करने के लिए तैयार होती है। तभी लीरिम उससे कहता है कि इस लड़की को ढूंढकर मेरे सामने पेश करो, और उस आईडी को देखकर सोचता है कि उसका भतीजा तो काफ़ी आगे पहुँच गया इन सब में। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पीएम लूना से मिलती है और उसे जंगतुअल सोचकर बातें करने लगती है, लेकिन उससे बातें करने पे वो समझ जाती है कि ये कोई और है। तो वो उससे पूछती है क्या तुम वो नहीं हो जो मुझे कुछ दिन पहले केयू बिल्डिंग के नीचे मिली थी, तुमने कहा था कि तुम मेरी फ़ैन हो। इस पर लूना कहती है तुमने मुझे अभी जेल से बाहर आते हुए देखा है, तो केयू बिल्डिंग के नीचे मिलना पॉसिबल ही नहीं है। तो पीएम उससे पूछती है कहीं तुम्हारी जुड़वा बहन तो नहीं है। इस पे लूना कहती है जिस तरह आपने मेरी रिहाई की तारीख पता कर ली, आई एम श्योर आप मेरी जुड़वा बहन को भी मुझसे पहले ढूंढ लेंगी। और वो कहती है जब आपको पता चले तो मुझे भी बताना। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। पीएम उसे रोकने की कोशिश करती है तो लूना पीएम का हाथ पकड़ती है और उससे कहती है अगर इसके बाद मुझे रोकने की कोशिश की तो उसका अंजाम बुरा होगा, और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। लूना के वहाँ से जाने के बाद पीएम नोटिस करती है कि उसके हाथ का ब्रेसलेट गायब है, तो ऑब्वियसली ये ब्रेसलेट लूना ने चुरा लिया होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लूना के हाथ में वही ब्रेसलेट, और लूना एक कैफ़े में जाती है और एक इंसान को बहुत मारती है क्योंकि वह उस इंसान की वजह से पकड़ी जाती है, और वह उससे अपने सारे पैसे सूद समेत वापस मांगती है, और पैसे ना देने पर उसे उसके बेटे को मारने की धमकी देती है। यहाँ पर जंगतुल उस हेल्थ सेंटर में जाती है लीरिम के हमशक्ल वाले इंसान की मौत की सच्चाई जानने के लिए। तो वहाँ पर मैनेजर उससे पूछती है कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तो इस पर जंगतुल कहती है कि मैं यहाँ पर एक पेशेंट की इन्फॉर्मेशन के लिए आई हूँ जो कि यहाँ पर 1995 में था। वो कहती है उस समय का यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, और वो काफ़ी सारे बहाने बनाती है कुछ भी बताने के लिए। लेकिन जब जंगतुएल उस पर जोर डालती है तो वो मैनेजर कहती है कि आपके पास कोई वारंट है, वारंट के बगैर मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती। हम देखते हैं उसी हेल्थ सेंटर में वो प्रेग्नेंट लेडी जिसे लीरिम दूसरी दुनिया में भेजने का ऑफर दे चुका होता है, वो कान को फ़ोन लगाकर वहाँ से गुजर रही होती है। उस फ़ोन पर वो बिल्कुल ली सांडो की तरह दूसरी दुनिया की न्यूज़ ऑडियो क्लिप सुन रही होती है जिसमें पीएम और किंग का जिक्र किया होता है। फिर हम देखते हैं कि वो प्रेग्नेंट लेडी तैयार होती है, मेकअप करती है बिल्कुल किंग की दुनिया में उस रिच लेडी की तरह। जब वो आईने में लगे फ़ोटोज़ को देखती है तो बिल्कुल उस औरत की तरह गेटअप तैयार कर लेती है। यहाँ पता चलता है कि वो किंग की दुनिया में जो लेडी है वो प्राइम मिनिस्टर की एक खास रिलेटिव है, और यहाँ पर वो लेडी अपने पेट को हाथ लगाकर अपने बच्चे से कह रही होती है कि तुम्हारी माँ तुम्हें एक बहुत ही अच्छी दुनिया में लेके जाएगी जहाँ पर तुम्हारी एक प्राइम मिनिस्टर आंटी भी होगी, और वो उन फोटोज़ को देख रही होती है। यहाँ पर पीएम लूना से मिलकर गाड़ी चलाकर वापस आ रही होती है, और वो सोच रही होती है क्या ये लोग सच में दो अलग लोग हैं या फिर उससे फंसाया जा रहा है। तभी उसकी माँ का उसे फ़ोन आता है और उसकी माँ उसे कहती है कि उसे एक अजीब सा सपना आया था, और तुम अपना ख्याल रखना और ठीक से ड्राइव करना और अपनी कोई भी चीज़ चोरी मत होने देना। हमें तो पता है कि लूना ने उसका ब्रेसलेट चुरा लिया है, लेकिन वो अपनी माँ से कहती है कि वो किसी को भी अपनी कोई चीज़ चुराने नहीं देगी। तभी वो अपनी माँ से कहती है कि उसने उसे न्यूज़पेपर क्यों भेजा है कुरियर के साथ। तो उसकी माँ कहती है मैंने कोई भी न्यूज़पेपर कुरियर में नहीं भेजा। तभी उसकी दुकान में कोई ग्राहक आता है, इसलिए वो फ़ोन को जल्दी जल्दी कट कर देती है। वो ग्राहक कोई और नहीं होता बल्कि लीरिम होता है। जी हाँ, लीरिम, जो कि अभी किंग की दुनिया में है। लास्ट टाइम जो वो यहाँ पर आया था तो अपना छाता भूल गया था। पीएम की माँ को लगा था कि वो उस छाते के लिए ज़रूर वापस आएगा, इसलिए उसने उस छाते को संभाल के रखा था। तो वो उससे कहती है कि इसलिए मुझे तुम्हारा चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है। यहाँ बुक स्टोर के बाहर वो छोटा लड़का किंग आर्थर की किताब पढ़ रहा होता है।
तभी वहाँ पर लूना आ जाती है। तो वो बच्चा, उसके गले में एक चेन होती है जिसमें एक चाबी होती है, उस चेन को झट से लूना को दे देता है और कहता है तुम्हारा स्टाइल तो पूरी तरह से चेंज हो गया है। लूना अपनी रैबिट वाली हुडी उतारती है और उसे कहती है ठंड लगे तो इसे पहन लेना। तो फिर वो लड़का उससे पूछता है तुमने इतनी चोरियाँ की है, इतने पैसे हैं, फिर भी तुम ऐसे गरीबों की तरह क्यों रहती हो। तो फिर लूना उससे कहती है कि उसके दुश्मन भी बहुत सारे हैं और तुम अभी छोटे हो, ये नहीं समझोगे, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ रिपब्लिक ऑफ कोरिया में सिंजे अपने सीनियर पार्क की वाइफ, जो कि उस फॉरेंसिक लैब में सीनियर है, उस लड़के के मर्डर की ऑटोप्सी रिपोर्ट कलेक्ट करता है। वो कहती है वो लोग लकी है कि वो उसे जानते हैं, इसलिए उनका काम जल्दी हो गया। वो बताती है कि विक्टिम को नशे की दवाई दी गई थी, इसलिए वो अपने डिफेंस में कुछ नहीं कर पाई। फिर वो जब मर्डर की जगह पर पहुंचता है तो वहाँ पर जंगतुएल आती है। तो वो जंगतुएल को बताता है कि इसे नशे की दवा दी गई थी। यह सुनकर जंगतुएल कहती है कि ये काम उसके बॉयफ्रेंड का नहीं है, बल्कि यह काम पक्का उसकी रूममेट का होगा। सिंजे उसे बताता है कि आज रात उसने अपनी शिफ्ट चेंज की है। कहता है कि जांग भी आज उसकी शिफ्ट पे रहने वाला है। जब जंगतुएल उसे पूछती है तो वो बिना कुछ बताए वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि वो जेल में आकर अपनी माँ को रिहा करवाता है, जो जुआ खेलने की वजह से पकड़ी गई थी। तो पुलिस कहती है ये इनका रोज का हो गया है, अगली बार हम इन्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। फिर वो अपने सारे डॉक्यूमेंट साइन करवाते हैं और फिर वो अपनी माँ को लेकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर किंग जोयोंग को लेकर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है। तभी वहाँ पर वो गैंग मेंबर्स जिनके साथ उसने लास्ट टाइम पे झगड़ा किया था जंगतुएल और सिंजे के साथ मिलके, वो वहाँ रेस्टोरेंट से निकल रहे होते हैं। तो वो गैंग लीडर कहता है उस वक्त तो तुम 3 लोग थे, अब तो 2 ही हो, हम तो इतने सारे लोग हैं, आज तो तुम बच के नहीं जा पाओगे। तो किंग जोयोंग की तरफ देख के कहता है कि तुम लोगों के लिए अकेला ही काफ़ी है। किंग कहता है इन्हें जान से मत मारना, ये बस सिविलियंस है। तभी वो कहता है मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। तभी किंग उसकी हैट और मास्क हटा के देखता है तो वो जोयोंग नहीं होता है, वो जोएनसप होता है। वो पूछता है कि तुम लोगों की शिफ्ट कब चेंज हुई। तभी वो गुंडे उन्हें धमकाने लगते हैं। तो किंग कहता है जाओ कहीं जाके छुप जाओ, इन्हें मैं हैंडल कर लूँगा। तो जोएनसप वहाँ से भाग जाता है। वो गुंडे हंसने लगते हैं कि वो तो भाग गया, अब तुम अकेले हो, क्या करोगे। तब वहाँ पर वो फाइट करने लगते हैं और किंग भी फाइट करता है। फिर दिखाया जाता है कि यूनसुप जहाँ छुपा होता है तभी पीछे से एक आदमी आता है और उसकी कैप लेके जाता है। तो हम देखते हैं कि वो जोयोंग होता है और किंग की मदद करता है फाइट में। फिर किंग को पता चलता है कि ये जोयोंग है, तो वो रिलैक्स होकर पीछे खड़ा हो जाता है। फिर देखते हैं कि जोयोंग सबकी काफ़ी अच्छे से पिटाई करता है। तभी दिखाया जाता है कि सामने वाले रेस्टोरेंट से जंगतुएल के सीनियर्स निकलते हैं और वो अपनी आईडी दिखाकर सबसे कहते हैं फाइट बंद करो। उसकी आईडी जिस पे सोल नेशनल पुलिस एकेडमी लिखा होता है और वो आईडी बिल्कुल जंगतुएल की आईडी जैसी होती है। तभी जोयोंग को याद आता है कि यूनसुप भी अपनी मिलिट्री ड्यूटीज कर रहा है। वो आईडी देख के सारे गुंडे भाग जाते हैं। फिर भी जोयोंग उन गुंडों के लीडर को पकड़ लेता है। वो सीनियर उसे यूनसुप समझते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी फाइटिंग स्किल तो काफ़ी अच्छी हो गई है, तुम तो बिल्कुल निंजा लग रहे थे। तभी जोयोंग अपने बोलने का तरीका झट से बदल लेता है, इतना बदल लेता है कि किंग भी कंफ्यूज हो जाता है कि ये जोयोंग है या यूनसुप। जोयोंग बिल्कुल यूनसुप की तरह बात करते हुए बोलता है एक्चुअली मैं ज़्यादा शो ऑफ नहीं करता, ये इस लड़के को परेशान कर रहे थे, इसलिए बस मैं इन लोगों को रोक रहा था। गुंडों का लीडर कहता है अजीब है, अभी तो मैंने इस लड़के को यहाँ से भागते हुए देखा था। अभी वो सीनियर कहता है तुमने अपने आदमियों के साथ मिलकर इन पर हमला किया, इसलिए तुम पे केस तो बनता है। तभी वो सीनियर जोयोंग को पूछने लगता है कि ये आदमी कौन है, से ये तुम्हें देखे जा रहा है। तभी किंग अपने आप को इंट्रोड्यूस करने ही वाला होता है। तभी जियोंग बोलता है कि जब बड़े आपस में बात कर रहे हो तो छोटे बीच में नहीं बोलते। वो कहता है ये मेरा दोस्त है, बुसान से आया है, इसे यहाँ के तौर तरीके ज़्यादा पता नहीं है, ये थोड़ा स्लो है, ये इतना पागल है कि मेरे बिना खाना भी नहीं खा सकता। किंग यह सब कुछ काफ़ी सरप्राइजिंग देख रहा होता है और वो किंग से कहता है चलो जल्दी यहाँ से, इतने लंबे पैर क्या सिर्फ शो ऑफ के लिए रखे हैं, जल्दी चलो यहाँ से। जोयोंग सब ये सब कुछ दूर से खड़े होकर देख रहा होता है। तब वो गुंडा भी कहता है ये लड़का वो नहीं था, ये कोई और था। यहाँ पर होटल रूम में वापस आने के बाद किंग जोयोंग को गुस्से से देख रहा होता है। जोयोंग भी अपना सिर झुकाकर अपने हाथों को पीछे बांधकर खड़ा हुआ रहता है। तो किंग उसे यूनसुप बुलाता है। तो वो कहता है मैं जोयोंग हूँ। तो किंग कहता है नहीं तुम यूनसुप हो, क्योंकि मेरा जोयोंग मुझे कभी भी पागल नहीं बुलाता और उसे पता है कि मेरे लंबे पैर किस काम आते हैं। फिर जोयोंग कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, वहाँ पर इमरजेंसी सिचुएशन थी इसलिए मुझे ऐसा कहना पड़ा। फिर किंग कहता है तुम योंग हो तो इसलिए कानून के हिसाब से तुम्हारा सर कलम करना होगा। वो कहता है नहीं मैं यूनसुप हूँ। तो फिर किंग फिर से कहता है तो फॉरेनर एक्ट के तहत तुम्हारा सर कलम करना होगा। तब जोयोंग बहुत ही बेचारा फेस बनाता है। तो किंग कहता है मैं एक दयालु राजा हूँ, और वो एक ब्लैक मार्कर लेता है और उसके फेस पर एक तिल बनाता है और कहता है अगर तुमने इस स्पॉट को मिटाया तो तुम्हारा सर जरूर कलम कर दिया जाएगा। तो जोयोंग कहता है धन्यवाद महाराज। तभी जंगतुएल का फ़ोन आता है किंग के पास और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे होटल के नीचे खड़ी हूँ तो 10 मिनट में नीचे आओ।
तो किंग झट से नीचे जाता है और कहता है अच्छा हुआ टाइम से पहुंच गया। तो यहाँ पर जंगतुल उससे पूछती है अगर कोई आईडी वाला सीन ना होता और तुम पहली बार मुझसे इस दुनिया में मिलते तो क्या तुम जब भी मुझे पसंद करते? कहता है हाँ। तो वो कहती है अगर मैं तुम्हारे साथ रूड बिहेव करती तो? पर किंग कहता है मैं जब से आया हूँ तब से तुम मुझसे रूड ही बिहेव कर रही हो। तो वो कहती है तो फिर तुम मुझे क्यों पसंद करते हो? तो किंग कहता है मुझे बस लगता है कि तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो। वो सोचती है शायद को इंसिडेंट जैसा कुछ नहीं होता, तुम्हारा नसीब तुम्हारे चॉइसेस से बनता है, लेकिन कभी कभी हमारा नसीब ही हमें चुनता है। वो कहती है मैं बस तुम्हें देखने के लिए आई थी, तो अभी मेरी शिफ्ट है तो मैं चलती हूँ। तो किंग कहता है तुम इतने ट्रैफिक जाम में बस मुझे देखने के लिए आई थी? वो कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा। जंगतुल मुड़कर जा रही होती है। वो सोचती है मुझे फ्यूचर का कुछ नहीं पता, हो सकता है बस ये कुछ पल की खुशी हो, लेकिन मैंने नसीब को चुनने का फैसला कर लिया है। तो देखते हैं कि जंगतुल पीछे मुड़ती है और किंग को आई लव यू बोलती है। जंगतुल के मुंह से अचानक ये सुनकर किंग शॉक हो जाता है। तो जंगतुल टॉपिक चेंज करने के लिए उससे जोयंग के बारे में पूछती है। तो किंग कहता है मैं अभी उस बात को सुनकर शॉक में हूँ। वो कहता है कि जोयंग अभी बाहर गया है। तो जंगतुल कहती है उसे ढूंढकर वापस लेके आओ और तुम दोनों कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करना। किंग उसे कहता है जंगतुल सेम टू यू। तो जंगतुल ये सुनकर हंसती है। फिर पीछे से किंग कहता है तुम जोयंग का टेंशन मत लो, वो एक बार पकड़ा जा चुका है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी हम देखते हैं कि जोयंग कहीं जा रहा होता है और पीछे से एक गाड़ी हॉर्न बजाती है। जब वो मुड़ता है तो देखता है कि एक लड़की उसे यूं से पुकार रही होती है। वो सोचता है अब कौन आ गया, तो वह वहाँ से भागने की फिराक में होता है, लेकिन तभी गाड़ी के अंदर से नारी कहती है भागने की सोचना भी मत। ये लड़की तो बिल्कुल म्योंग संगा की तरह दिखती है, लेकिन ये है कौन? नारी उससे पूछती है तुम्हें तो अभी पुलिस स्टेशन में होना चाहिए था ना, और ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने? किसी ब्लाइंड डेट पे जा रहे हो या किसी फ्यूनरल से आए हो? तो जोयंग सोचता है कि अब मुझे ज़्यादा हंगामा क्रिएट नहीं करना चाहिए। वो उसे उंगली से अपने पास बुलाता है। ये देखकर नारी काफ़ी शॉक होती है कि ये मुझे बुला रहा है, वो भी उंगली दिखाकर। नारी कहती है वहीं रुको, मैं तुम्हें अभी मजा चखाती हूँ। ये सब सुनकर जोयंग सोचता है कि ये तो काफ़ी टफ लड़की है। वो उसके करीब जाके पूछता है कि क्या तुम्हें मुझ पर क्रश है या फिर मुझे तुम पर, मेरा मतलब इस दुनिया में। नारी उसके गाल पे हल्के से मारती है और कहती है इसलिए तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? वो कहती है तुम्हारे चेहरे पे दाग कैसे लगा है? वो कहकर वो उसके चेहरे पे जो किंग मार्क बनाता है ब्लैक डॉट, उसे मिटा देती है, जिससे वो काफ़ी शॉक होता है और ध्यान से उसे देख रहा होता है। वो कहती है मैंने जेपची बनाई है, वो लेने तुम आ जाना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन जोयंग अभी भी काफ़ी शॉक है और वो अपने गाल को हाथ लगा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूं सब रास्ते से गुजर रहा होता है, तभी उसे हाथ पकड़कर कोई कोने में खींच लेता है, जिससे कि वो डर जाता है, लेकिन वो जोयंग होता है। वो कहता है कितना डरा दिया तुमने, लेकिन वैसे जंगतुल ने तुम्हें रात को बाहर निकलने के लिए कहा था ना? तो जोयंग झट से पूछता है कि वो खूबसूरत लड़की कौन है जिसकी सुंदर आंखें? यंशप नारी। जोयंग कहता है जो सुपर कार चलाती है। वो कहता है म्योंग नारी, उसका क्या? क्या तुम उससे मिले थे? क्या कहा उसने तुमसे? तो जोयंग कहता है उसने मुझे जापची लेने के लिए बुलाया है। जिससे पहले तुमने कुछ कहा था क्या? तो जोयंग पूछता है क्या तुम्हें उस पर क्रश है? तो वो कहता है किसको नहीं होगा उस पे क्रश। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जंगतुल और जेम्बी उस मरी हुई लड़की के बॉयफ्रेंड के घर पर नजर रखे हुए होते हैं। तभी उन्हें वो सामने से आता हुआ दिखाई देता है, तो झट से जंगतुल उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। वो कहती है मिस्टर पार्क जंगू। तो वो लड़का भागने लग जाता है। जंगतुल उसके पीछे भागती है, तो जेंगमी सामने से आके उसे धक्का मारता है, जिसकी वजह से वो लड़का गिर जाता है, जिससे वो लड़का बेहोश हो जाता है। जेंगमी उसे हथकड़ी लगा देता है। इसकी खबर जंगतुल अपने व्हाट्सएप मैसेज से अपने स्टाफ को देती है। यहाँ वो सिंजे वो मैसेज पढ़कर भी कोई रिप्लाई नहीं देता, क्योंकि वो अपनी माँ को बाहर लेकर खाना खाने के लिए आया हुआ होता है। वो अपनी माँ से कहता है माँ क्या आपको जुआ खेलने में इतना मजा आता है? तो उसकी माँ उसे प्रॉमिस करती है कि वो आगे से कभी जुआ नहीं खेलेगी। कहती है मैं जब वहाँ बैठती हूँ तो ऐसा लगता है सब अच्छा होगा और माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन अब ज़्यादा पैसे भी नहीं है तो मैं अब नहीं खेलूँगी। वो कहती है तुम बहुत टाइम तक बीमार थे और जब तुम्हें होश आया तो मुझे लगा अब हमारी लाइफ में बस खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। वो कहती है फिर जो तुम्हारे पापा के साथ हुआ मैं बहुत टूट गई थी बेटा। वो पूछता है क्या मेरे होश में आने पर आपको खुशी हुई थी? तो उसकी माँ कहती है हाँ, मुझे और तुम्हारे पापा को बहुत खुशी थी क्योंकि हमें लगा था हम तुम्हें खो देंगे। वो कहती है जो तुम 1 साल कोमा में थे वो समय हमारे लिए उस नरक से कम नहीं था। अभी भी उस समय के बारे में सोच के मेरा दिल घबराने लग जाता है। तो सिंजे कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है माँ, लेकिन जब मेरी आंखें खोली और आपने मुझे थामा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कहता है मैं सचमुच बहुत खुश हूँ आपका बेटा बनके, लेकिन शायद मैं अच्छा बेटा नहीं हूँ, मैंने आपको पुलिस में दिया, मुझे माफ़ कर देना माँ। लेकिन माँ आप उस जुए की वजह से अपनी लाइफ ख़राब मत कीजिए। उसकी माँ भी उससे माफ़ी मांगती है और कहती है मुझे कब का ये जुए की लत छोड़ देनी चाहिए थी। वो कहती है मैं इसको कहने के लिए लायक तो नहीं समझती अपने आप को, लेकिन मेरी ज़िंदगी में तुम आया हुआ एक जादू है बेटा। यह सुनकर सिंजे भी काफ़ी इमोशनल हो जाता है। वो अपनी माँ से कहता है अब बस बहुत हुआ, चलिए आप खाना खाइए। यहाँ किंगडम ऑफ कोरिया में
एक औरत उस बुक स्टोर में आती है। ये वही औरत है जो सारी इन्फॉर्मेशन महल की लिलिम को दे रही होती है। हम देखते हैं कि उसकी शक्ल बिल्कुल सिंजी की माँ की तरह होती है। उसे उस किताब में कुछ तस्वीरें मिलती है जो कि उस सिंजी की होती है और उन तस्वीरों को देखकर वो रोने लग जाती है। यह रिपब्लिक ऑफ कोरिया में उस पार्क जंगू से पूछताछ चल रही होती है। वो कहता है कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं मारा, जब मैं उसके घर पे गया तो वो पहले से ही मरी हुई थी। उसकी सांसें चल रही है या नहीं। जब वो चेक करने के लिए उसके पास गया तो उसके कपड़ों पे खून लग गया, जिससे कि वो डर गया और वहाँ से भाग गया। पुलिस कहती है कि हमने उसके फ़ोन से एक मैसेज बरामद किया है जिसमें लिखा था कि तुम उसके 50 लाख देने वाले हो। कहीं पैसे ना देने की वजह से तो तुमने उसे नहीं मार दिया ताकि तुम्हें उसके पैसे ना चुकाने पड़े। तो वो कहता है, अरे सर, उसके इसी मैसेज को देख के तो मैं कुछ समझ नहीं पाया और दौड़कर उसके घर गया, लेकिन वो पहले से ही वहाँ पर मरी हुई थी और वो वैसे भी मुझे कहाँ से 50 लाख देती। वो खुद अपने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं चुका पा रही है। यहाँ बाहर बैठे हुए सिंजे और पार्क जॉन उसे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। वो सोचते हैं ये पक्का उसकी रूममेट का काम है, पर वो कहते हैं उनके पास कोई सबूत नहीं है, तो इसलिए वो उस लड़के को गिरफ्तार करके भी 48 घंटे से ज़्यादा नहीं रख पाएंगे। तभी जंगतुल का फ़ोन बजता है। वो उसी रूममेट का होता है जो सरेंडर कर रही होती है। सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिर वो अचानक से सरेंडर क्यों हो रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो यंग और किंग वापस उसी रेस्टोरेंट में आए हुए होते हैं। किंग कहता है, आज शायद फाइनली मुझे यहाँ का खाना टेस्ट करने को मिले। अंदर जाते हैं और खाना ऑर्डर करने ही वाले होते हैं। वो मेन्यू देख ही रहे होते हैं। तभी होटल का ओनर किंग को देखकर अपनी गर्दन नीचे झुकाकर उन्हें महाराज कहने ही वाला होता है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन उसके एक्सप्रेशन काफ़ी घबराए हुए होते हैं। तो जोयंग भी उसकी तरफ देखता है। तो महाराज कहते हैं, मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ का खाना कभी टेस्ट करने को मिलेगा। वो जोयंग से कहता है, चलो यहाँ से। बाहर आकर किंग जोयंग से कहता है कि उस रेस्टोरेंट के मालिक ने हम दोनों को पहचान लिया है। तो जोयंग कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? इस दुनिया का कोई आदमी आपको कैसे पहचान सकता है? तो किंग कहता है, इसका मतलब वो आदमी इस दुनिया का नहीं है। अगर वो यहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो पक्का वो हमारी दुनिया का है, इसलिए तुम इस पर नज़र रखो। जी महाराज कहकर जोयंग अपने काम पर लग जाता है। यहाँ एक तरफ किंगडम ऑफ कोरिया में पीएम की माँ कुछ सोच रही होती है। उसे बहुत अजीब लग रहा होता है। तभी वो अंदर जाती है और कुछ पुरानी मैगजीन देखती है जिनमें राज परिवार की डिटेल्स होती है। उसमें प्रिंस इम्पीरियल गुम लिलिम का फ़ोटो भी होता है। तो उसे याद आता है कि जो कस्टमर छाता वापस लेने आया था उसका चेहरा बिल्कुल ही ऐसा था। एक तरफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया में जंग तुएल और सीजिन उस मरी हुई लड़की के रूममेट का बयान ले रहे होते हैं और वो मर्डर की वजह उससे पूछ रहे होते हैं। तभी वो लड़की कुछ ठीक से जवाब नहीं दे रही है, बस यही कहती रहती, मुझे वो लड़की बिल्कुल भी सहन नहीं होती। कहती है, ना ही मुझे उसका बॉयफ्रेंड पसंद था, और उस लड़की के चेहरे पर कोई पछतावा भी नहीं होता। सिंजे उस लड़की को हथकड़ियाँ पहनाकर गिरफ्तार कर लेता है और उस लड़की के बॉयफ्रेंड पार्क जोंगू को रिहा कर दिया जाता है। तो वो कहता है, कैसी अजीब लड़की है, अपने ही दोस्त को मार डाला। कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बताया था कि इस लड़की के पास दो फ़ोन थे, ये जरूर कोई गैर कानूनी काम करती होगी। तो जंगतुल पूछती है, क्या उन दोनों में से एक 2G फ़ोन था? तो वो कहता है, शायद। तो फिर दिखाया जाता है जंगतुल उस लड़की के घर जाकर वो 2GB फ़ोन ढूंढने की कोशिश करती है, क्योंकि उस ली सांगडो के पास भी 2G फ़ोन था, अब इसके पास भी है। तो उसे वहाँ पर ड्रॉअर में उस 2G फ़ोन का चार्जर मिलता है। तो वो सोचती है, अगर चार्जर यहाँ है तो फ़ोन भी यहीं कहीं होगा। तो जंगतुल उस फ़ोन को वहाँ पर ढूंढने लग जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो फोरेंसिक टीम की दोस्त जंगतुल की एक फाइल संजय को देकर कहती है, जंगतुल का फ़ोन नहीं लग रहा, क्या तुम उसे ये फाइल दे दोगे? संजय जब उस फाइल को देखता है तो उसमें एक छोटे 8 साल के बच्चे का रिकॉर्ड होता है जो 25 साल पहले मर चुका है। तो वो सोचता है कि ये जंगतुल आखिर कर क्या रही है। यहाँ रात को रेस्टोरेंट ऑनर अपने रेस्टोरेंट को बंद कर वहाँ से जा रहा होता है। तो जोयंग उसे पकड़ता है और उसके एक्सप्रेशन देख के वो समझ जाता है कि पक्का ये दूसरी दुनिया का है। वो उसे एक सुनसान जगह पर ले जाता है जहाँ पर पहले से किंग होता है। तो किंग उससे पूछता है, तुम कौन हो? तुम जरूर यहाँ के नहीं हो, तो तुम इस दुनिया में क्या कर रहे हो? तो वो किंग को उल्टा जवाब देते हुए कहता है, आप भी तो इस दुनिया के नहीं है ना, तो आप भी यहाँ है ना? वो कहता है, तुम लिलीम के साथी होगे और मेरे पिता को मारने के तौर पर मुआवजे में तुम यहाँ पर आए हो ना? तो वो आदमी कहता है, जो लोग सब कुछ लेकर पैदा होते हैं उन्हें पिता के ना होने का क्या गम। जोयंग उस आदमी को मारता है और उसके जेब से फ़ोन निकालकर किंग को देता है। किंग कहता है, इसमें कोई कॉन्टैक्ट सेव नहीं है, तो मतलब ये सिर्फ फ़ोन रिसीव करने के लिए है। तो वो कहता है, मैं एक फ़ोन तो ज़रूर उठा पाऊँगा। और जोयंग से कहता है, इसे अपनी दुनिया में लेके जाओ। वो आदमी कहता है, नहीं, इससे अच्छा तो तुम मुझे यहीं मार डालो। तो किंग कहता है, वो मैं तय करूँगा, तुम नहीं। वहीं एक और उस लड़की से लिलिम का आदमी मिलने आता है। वो उससे फ़ोन के बारे में पूछता है। तो वो लड़की कहती है कि तुम मुझे दूसरी दुनिया में कब भेजने वाले हो? तो वो आदमी कहता है, अगर तुम्हें दूसरी दुनिया में जाना ही था तो तुम्हें इस तरह से किसी को मारना नहीं चाहिए था।
तो वो कहती है उसने मेरी बातें सुन ली थी, इसलिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। वो कहती है अगर तुमने मुझे दूसरे दिनों में नहीं भेजा तो मैं ये फ़ोन पुलिस को दे दूंगी। वो आदमी कहता है ज़्यादा नाटक मत करो और अगली बार सोच के रखना कि तुमने वो फ़ोन कहाँ रखा है। अगली बार मैं जवाब या तुम्हारी जान दोनों में से एक चीज़ लेकर जरूर जाऊंगा। उस आदमी की ये धमकी सुनकर वो लड़की घबरा जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किंग एक कछुआ जो कि एक गोल्ड की मूर्ति होती है ये म्योंग नारी को देता है और कहता है आई होप ये काफ़ी होगा, क्या मुझे एक कॉफ़ी मिल सकती है। तो वो कहती है एक क्यों, मैं तुम्हें 2 देती हूँ, वैसे भी जंगतुएल भी आ रही है। वो दोनों जाकर एक टेबल पे बैठ जाते हैं, तब तक नारी उनके लिए कॉफ़ी बना रही होती है। तो नारी वहाँ पर कॉफ़ी लेकर आ जाती है और कहती है ये मैंने स्पेशल कॉफ़ी बनाई है तुम दोनों के लिए, ये काफ़ी स्वीट और टेस्टी है। वो कहती है वैसे तुम्हें और ज़्यादा स्वीटनेस की ज़रूरत तो नहीं है, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद किंग वहाँ पर उससे कहता है मुझे लगता है इसे यंशप पर क्रश है। तो जंगतुएल कहती है गलत, एक्चुअली यंशप को नारी पर क्रश है। यहाँ पर जंगतुएल उसे लिलिम की शक्ल वाले आदमी के ऑटोप्सी रिपोर्ट्स दिखाती है। ये आदमी 25 साल पहले मर चुका है और इसकी डेथ नेचुरल थी। जब किंग उस आदमी की फैमिली के बारे में उससे पूछता है तो उसे पता चलता है कि उसका भाई और भतीजा भी मर चुका है। किंग समझ जाता है कि लिलिम ने यहाँ पर आकर पहले अपने हमशक्ल को मारा और फिर उसके पिता और उस बच्चे को भी मार दिया। और किसी फैमिली मेम्बर के बारे में पूछता है तो वो कहती है उसकी भाभी अभी जिंदा है। तो किंग कहता है अगर सबकी शक्ल सेम है तो किंग कहता है उस औरत का चेहरा बिल्कुल मेरी माँ जैसा होगा। तो फिर वो दोनों अगले दिन उस औरत से मिलने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन सिंजे उस छोटे बच्चे लीजियोन की समाधि पर जाता है। हम देखते हैं उसे जो डरावने सपने आते थे जिसकी वजह से वो साइकेट्रिस्ट ट्रीटमेंट ले रहा था। उसने उस सपने में उसी छोटे बच्चे को टीवी पर जोर जोर से हुए रोते हुए देखा था। हमें पता है कि वो जो सीन होता है वो किंग के उसके पिता की अंतिम रस्म के समय का होता है जो टीवी पर ब्रॉडकास्ट की गई थी। अभी वहाँ वो औरत यानी कि लीजियोन की माँ आती है। उसके आते ही सिंजे वहाँ से चला जाता है, लेकिन ये औरत ये नोटिस करती है ये जरूर लीजियोन के लिए आया था। जब वो उसका पीछा करती है तो वो उसे पुलिस स्टेशन में जाते हुए देखती है। वो औरत अपने ड्राइवर कम सिक्योरिटी गार्ड जो कि लिलिम ने रखा हुआ था उसे कहती है कि ये मेरे लीजियोन को देखने आया था, उसी की उम्र का लगता है, कहीं ये मेरे लीजियोन का कोई दोस्त तो नहीं, ऊपर से पुलिस वाला है, अब तुम लोग जरूर पकड़े जाओगे। वो कहती है अगर तुम चाहो तो ये बात अपने बॉस को जरूर बता सकते हो, मैं उससे नहीं डरती, वैसे भी तुम लोग तो मुझे मारोगे नहीं और मुझे तुम मरने देते नहीं हो। ये देखकर वो अपनी कलाई देख रही होती है जिसपे काफ़ी सारे निशान होते हैं जिससे कि पता चलता है कि उसने काफ़ी बार सुसाइड अटेम्प्ट किया होता है। यहाँ योनसप पुलिस स्टेशन जोयंग का कोट पहन कर जाता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि उस कोट में जोयंग का फ़ोन होता है। वो देखता है तो उस पर फेस रिकग्निशन लगा हुआ होता है जो कि उसके चेहरे से खुल जाता है। वॉलपेपर पर किंग और उसकी नेवी यूनिफॉर्म में फ़ोटो खिंची हुई होती है। वो कहता है कितना अजीब आदमी है, अपने बॉस के साथ खिंची हुई फ़ोटो को कोई वॉलपेपर पर लगाता है, इसलिए इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी पीछे से सिंजे आ जाता है तो वो डर जाता है और उससे पूछता है क्या घर जा रहे हो। युनशुप कहता है हाँ, वो भी 6 बजे, और कल से मेरी छुट्टी, वो भी हमेशा हमेशा के लिए, कल से मैं आज़ाद हो जाऊंगा। तभी सिंजे उससे उसका फ़ोन मांगता है। वो कहता है मैंने उस पर लगी हुई फ़ोटो देखी है तो ज़्यादा नाटक मत करो या फिर फ़ोन मुझे तुमसे छीनना पड़ेगा। वो डर जाता है और फ़ोन उसे दे देता है। जब वो फ़ोन देखता है तो वो उसमें किंग की और उसकी तस्वीर देखता है तो वो बहाने बनाने लग सकता है कि किंग आर्थर वापस आया है, तो मैंने उसके साथ एक तस्वीर खिंचवा ली। तो सिंजे उससे पूछता है कहाँ मिलेगा मुझे ये। पर पीएम काम खत्म होने के बाद थोड़ा रिलैक्स कर रही होती है, तभी उसके पास एक और कोरियर आता है। तो वो उसे ओपन करके देखती है तो वो फिर से वही न्यूज़पेपर होता है, उसमें वही डोनाल्ड ट्रम्प नॉर्थ कोरिया दौरे के बारे में होता है, साथ में बीटीएस ने किस तरह से पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया। तभी उसमें एक लड़की का फोटो होता है जो बिल्कुल पीएम की तरह दिख रही होती है। उस फोटो को देखकर पीएम काफ़ी शॉक हो जाती है। एक्शन में हम देखते हैं कि सिंजे किंग के कमरे में घुस जाता है और उसके बेड पे पड़े उसके कोट को देख रहा होता है। उसमें उसे रॉयल कोट का एक लिफाफा मिलता है जिस पर किंगडम ऑफ कोरिया रॉयल लिखा हुआ होता है। उसे याद आता है कि मैक्सिमस के हार्मर पर जो उसने लोगो देखा होता है वो बिल्कुल इसी तरह होता है और उसने वही लोगो कई बार अपने सपने में भी देखा होता है। तभी पीछे से जोयंग उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच में काफ़ी फाइट होती है तो सिंजे उसके चेहरे को देख लेता है और उसे योनसप कह के पुकारता है, लेकिन जोयंग के चेहरे पर कोई भी सिकन नहीं आती, जिससे कि सिंजे को पता चल जाता है कि ये योनसप नहीं है। वो उससे पूछता है कि कौन हो तुम। तभी वहाँ पर किंग आ जाता है। किंग सिंजे से पूछता है कि तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। जोयंग किंग को लिफाफा देते हुए कहता है कि ये आपके कमरे में इस लिफाफे को देख रहा था। महाराज, तो संजय कहता है क्या बकवास हो रहा है यहाँ पे, कैसा महाराज, कौन महाराज। किंग के साथ डिसरिस्पेक्टफुली बात करने पर संजय के ऊपर जोयंग बंदूक तान देता है। संजय कहता है बंदूक भी है तुम लोगों के पास। वो कहता है आखिर तुम लोग हो कौन। तो किंग कहता है मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब पहले ही दे चुका हूँ, लेकिन तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है।
संजय को याद आता है कि किंग ने उसे बताया था कि वह किंगडम ऑफ कोरिया का राजा है और ये लोगो जो तुम देख रहे हो किसी कंपनी का लोगो नहीं है बल्कि एक दूसरी दुनिया के दूसरे राज्य का लोगो है जहाँ पर तुम कभी नहीं जा सकते हो। और उस टीवी पर रोते हुए उस लड़के को जो देखा था उसके पास भी यही लोगो लगा हुआ था। तो संजय कहता है, क्या तुम लिगोन हो? ये नाम सुनने पर जोयोंग झट से गन आगे कर देता है। किंग उससे कहता है, क्या तुम्हें ये नाम जंगतुल ने बताया? तो संजय कहता है, क्या जंगतुल को भी पता है? संजय कहता है, क्या तुम ही लिगोन हो जो रो रहे थे? टीवी पर देखा मैंने। किंग कहता है, तुमने मेरा रोना सुना था? किंग सोचता है, शायद मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा लोग उस पार से इस पार आए हैं। किंग कहता है, एक बात तो पक्की है, तुम एक वजह हो जिसकी वजह से मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा महाराज हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, आगे ये कहानी क्या मोड़ लेगी जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के ड्रामा म्यूज़िक के साथ।